नमस्कार, मैं सर डॉक्टर सैयद फहीम अली। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है टारगेट एपी के इस ऑनलाइन वीडियो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज के इस लाइव सेशन के अंदर मैं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आईसीटी की मैराथन इससे पहले भी हम लोग कर चुके हैं और ये भी आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैराथन है। फोर्थ कमिंग एग्जाम्स चाहे एएमआरएस का है, चाहे केवीएस, एनवीएस, सभी के लिए आईसीटी आपका एक कॉमन पार्ट है। और सबसे अच्छी बात है कि आईसीटी जो है वो स्कोरिंग है आपका। टीयर 1 के एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे केवीएस, एनवीएस, एएमआरएस, क्योंकि सभी की डेट्स आपके सामने आ चुकी है। एएमआरएस का एग्जाम जो है आपका वो 14 को है और केवीएस, एनवीएस का जो है वो आपका जनवरी यानी कि 10 और 11 जनवरी को आपका होगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, यहाँ पर एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अगर हम केवीएस ईएमआरएस की बात करेंगे तब भी अगर वहां देखें तो 15 क्वेश्चन है और केवीएस एनवीएस में जो है वहां पर आपको 20 क्वेश्चन है। ये केवीएस एनवीएस के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको जो पैटर्न दे रखा है, इसमें आपका बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी के नाम से आपका टॉपिक है आपका यहाँ पर, और इसमें आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन आपका 3 नंबर का, तो 60 नंबर आपके यहाँ पर कंफर्म होते हैं। ऐसे ही अगर आप ईएमआरएस की बात करेंगे तो ईएमआरएस में पार्ट 3 आपका नॉलेज ऑफ आईसीटी के नाम से है और यहाँ पर 15 क्वेश्चन आपके और 15 नंबर के, तो ये बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग। और ये आईसीटी जो है आपके लिए, ये मैराथन क्लासेस जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आइए शुरुआत करते हैं मैराथन की एक एक करके। पहला सवाल आपके सामने है। जो कोई भी आपका प्रश्न है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं निश्चित तौर पर पढ़कर उसका उत्तर आपको जरूर दूंगा। जो सवाल आपको दिख रहा है, अगर आपको उसका उत्तर आता है तो तुरंत प्रभाव से आप उसका उत्तर जरूर लिखिए, और नहीं है तो आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। पहला सवाल आज का लिखा हुआ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन एग्जांपल ऑफ। ऐसे सवाल पैटेंटेड क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को हम लोग जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वो कंपनी है दुनिया में जो सॉफ्टवेयर के अंदर नंबर 1 है, बनाती है। इतने सालों से आप विंडोज यूज करते हुए, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन जब कभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात आती है तो वहां पर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के साथ जो है हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है, ताकि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ऐसी चीजों पर काम कर सकें। यहां पर बहुत सिंपल सा सवाल है, आपसे पूछा गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन एग्जांपल किसका है? क्या ये क्लोज है या ओपन सोर्स है या हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर या वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर? तो नॉर्मली देखिए दो चीजें, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर तो आपको लिखा गया है, इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। हाँ, क्लोज और ओपन की बात करते हैं। ओपन जो फ्रीली या एफएसएफ कहते हैं ना, फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनका कोड आपको फ्रीली अवेलेबल है ना। फ्री कहना है फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, एफएसएफ, या एक शब्द आता है जिसको कहते हैं जीपीएल, जनरल पब्लिक लाइसेंस के अंतर्गत जो है आपको फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ऐसे सॉफ्टवेयर जो है ओपन ऑफिस, तो यहां पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है। अगर आप ओपन ऑफिस की बात करते हैं जो कि सन माइक्रो सिस्टम ने बनाया था, तो ओपन ऑफिस जो है वो ओपन सोर्स है। लेकिन ये जो है इसका आंसर जो आपका दैट इज नो क्लोज सोर्स है आपका, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, यानी कि आप इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, जैसा दिया है वैसे ही आपको यूज करना है। जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक बार सभी लोग क्लास को आप लाइक जरूर करेंगे, है ना, और इसको आप शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है जी, ताकि लोगों तक पहुंचेगी और वो उसका सीधा सीधा बेनिफिट जो इसको उठा सकते हैं, ठीक है। चलिए, मैं हर एक सवाल से संबंधित आपको वो कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करूंगा जिसके जरिए आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि 10 गुना लोगों की लिस्ट बननी है, उसके अंदर हमारा नंबर आना जरूरी है। ईएमआरएस लाइब्रेरी की बात करेंगे तब भी यही है आगे। अगला जो सवाल आपका लिखा हुआ पैंथर, है ना, नाम सुना होगा आपने, पैंथर 10.0 है, जगुआर 10.2 है आपका, या पूमा 10.1 है आपका, चीता 10.0 है। ये किसके एग्जाम्पल हैं? अगर आपने नाम सुना हो तो सॉफ्टवेयर की दुनिया में अगर आपने नाम सुना या अगर काम किया है तो आपको बताने की किसके एग्जाम्पल्स हैं। क्या ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल है, या ये ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं, या मैक ओएस के हैं, या आपका नन ऑफ द वो? तो 3 चीजें हैं मेरे हिसाब से। शायद आप में से कोई अगर किसी प्लेटफॉर्म पे, या कहते ना सबसे दुनिया में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो आईबीएम है। मैं आपको बता दूं एक बार एक चीज, आईबीएम स्टैंड फॉर द इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो आईबीएम कॉम्पिटिबल की बात करते हैं, आईबीएम कॉम्पिटिबल जो है आपका वो विंडोज है। जब कभी आपसे बात पूछी जाए, एक नॉर्मली छोटी सी बात होता है ना, आप जब एक माउस भी खरीद के लाते हैं बाजार से तो उसके ऊपर लिखा होता है पीछे कि आईबीएम कॉम्पिटिबल, मतलब जो आईबीएम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अगर आप काम मिलेंगे तो माउस बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएगा। तो आईबीएम प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया में पहला 1 नंबर पर विंडोज काम करता है, और विंडोज के बाद अगर आप आईबीएम प्लेटफॉर्म की बात करेंगे तो वहां पर काम करता है लाइनक्स, ठीक है। तीसरा प्लेटफॉर्म जो है उसको हम लोग मैक कहते हैं, मैक, MAC, मैक यानी मैकिनटोश पूरा नाम है, मैकिनटोश ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं। और ये मैकिनटोश जो है आपका वही आपको जो आप कहते हैं ना एप्पल, APPLE एप्पल, है ना, या इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको हम लोग आईओएस भी कहते हैं, जो मोबाइल फोन्स के अंदर आता है उसको आईओएस कहते हैं। तो दुनिया में आईबीएम प्लेटफॉर्म और मैक प्लेटफॉर्म ये दोनों चीजें काम करती है। इवन आईबीएम के तो 2 एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए, है ना, और एक मैक का एग्जाम्पल है जिसको हम लोग एप्पल या ओएस कहते हैं, मैकिनटोश के नाम से आता है। ये जो सारे जितने भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम लिखे, ये सारे के सारे मैक ओएस के नाम है, ठीक है। तो
मैक ओएस के वर्जन है आपके जो आप देख सकते हैं। जी, वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने सही उत्तर दिया, वेरी गुड। जी, ऐसे ही आपको उत्तर देने हैं और सफर यूं ही चलता रहेगा। चीजें एक सवाल से रिलेटेड हम लोग कई सारे दूसरे सवाल भी देखेंगे। लिखा विच लैंग्वेज डज एमएस वर्ड यूज टू क्रिएट मैक्रोस। आपने मैक्रोस का नाम सुना होगा। अगर आपसे पूछ ले मैक्रो क्या है, तो बेसिकली क्या होता है, जब हम कंप्यूटर में एडिटिंग का काम करते हैं या कोई फॉर्मेटिंग का काम करते हैं या कोई भी हमें कोई सीक्वेंस का काम करते हैं, जैसे सपोज इसको मैक्रो को मैं समझा रहा हूँ बहुत अच्छे एग्जाम्पल से। सपोज मान लीजिए आपके पास यहाँ पर ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट है आपका, है ना, ये एमएस वर्ड है ना, वर्ड का डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो इस डॉक्यूमेंट में अगर आपने जैसे मान लीजिए कोई आपने ऐसा लिखा, जहाँ पर कोई ऐसा आपने टाइटल लिखा, ठीक है, और ये टाइटल आपका कम से कम मान लीजिए 50 बार 50 टाइम्स यूज हो रहा है ना। जैसे मान लीजिए सपोज आपने एक टाइटल लिखा, देन पैराग्राफ, देन टाइटल, देन पैराग्राफ, देन टाइटल, ऐसे आप लिखते हैं, कई बार डॉक्यूमेंट आप बनाते हैं। तो जब आपने टाइप किया तब आपने कर लिया, उसको पूरा बना लिया, लेकिन जब फाइनली अब आपको फॉर्मेटिंग करना होता है, तो फॉर्मेटिंग देखिए दो चीजें होती है, मैं आपको एक बार समझा रहा हूँ। एक होता है एडिटिंग, है ना, और दूसरा होता है एक फॉर्मेटिंग। दोनों में फर्क क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए एडिटिंग के अंदर क्या नॉर्मली ये होता है कि जो आप कोई काट छाट करते हैं, कट कॉपी पेस्ट करते हैं, है ना, डिलीट करते हैं, ये सब चीजें, तो ये एडिटिंग के अंदर आता है। लेकिन किसी चीज के लुक को चेंज करना, बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, उसको या फॉन्ट साइज बढ़ाना उसका, लाइक दैट इज नोन एज फॉर्मेटिंग। तो टाइटल पे हमें फॉर्मेटिंग करना है, और फॉर्मेटिंग जैसे मान लीजिए 50 टाइटल है, तो मैंने पहले वाले टाइटल पर यहाँ पर किसी प्रकार का फॉर्मेटिंग कर दिया। फॉर्मेटिंग में मैंने जैसे मान लीजिए बोल्ड कर दिया, उसको इटैलिक कर दिया, है ना, या अंडरलाइन कर दिया, है ना, या उसका फॉन्ट का कलर चेंज कर दिया, है ना, या उसका साइज मैंने बढ़ा दिया, लाइक। तो मैंने 10 एक्टिविटी कर दी किसके ऊपर, तो यहाँ पर 50 टाइटल्स है मेरे। तो पहले वाले टाइटल पर मैंने 10 एक्टिविटी कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये सारी एक्टिविटीज बाकी के टाइटल्स पर भी हो जाए। एक तो फॉर्मेट पेंटर से हम लोग कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन जो होता है वो मैक्रो आता है, क्योंकि आप जो जो काम यहाँ पर कर रहे हैं उस काम को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो रिकॉर्ड किसमें, रिकॉर्ड करके क्या बना दिया आपने, मैक्रो बना दिया। और मैक्रो बनाने के बाद आपने उसकी क्या बना दी, एक की बना दी, ठीक है। अब आपने एक शॉर्टकट की बना दी उसकी। अब जब किसी भी आपको टाइटल, आपने टाइटल सेलेक्ट किया, आपने शॉर्टकट किया, भाई वो सारी की सारी फॉर्मेटिंग जो इस पे थी वो सारी, ये मैक्रो का कॉन्सेप्ट है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप मैक्रो बना सकते हैं, हम लोग बनाते हैं। तो जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैक्रो बनाते हैं, उसके लिए क्या काम में लेते हैं, तो उसके लिए विजुअल C++ काम में नहीं आता है, ना उसके लिए फॉक्स प्रो काम आता है, ना उसके लिए एक्सेस काम आता है। आपको उसके लिए काम आता है दैट इज विजुअल बेसिक। इसका जो सही आंसर है, तो प्रोग्रामिंग भाषा जो उस मैक्रो के अंदर, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग, अगर हमें कोडिंग आती है तो हम उस मैक्रो पे क्लिक करके उसकी कोड देख सकते हैं, और वहां पर हम उसमें किसी प्रकार का और एडिट या कुछ और कोड लिखना चाहें और रिकॉर्ड करना चाहें तब भी कर सकते हैं। तो उसके लिए विजुअल बेसिक का एक अलग से एक डीबगर खुल जाता है, और वहां पर आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। किसी ने किया आप में से? जी, हाँ जी, वेरी गुड, लाइक करने के लिए धन्यवाद, थैंक यू जी। जी बताइए सर, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। एएमआरएस में लैंग्वेज सेक्शन ने जो जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश आनी है, उसके टॉपिक रीजनल में, देखिए जो आपको ये बता दूं मैं आपको, देखिए ये सभी सवाल आप में से और किसी और का भी हो सकता है। एएमआरएस के अंदर आपका जनरल लैंग्वेज का जो सेक्शन है, जनरल हिंदी है, जनरल इंग्लिश है, उसके बाद जो तीसरे रीजनल है आपका, रीजनल का लेवल थोड़ा सा ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी से, है ना। कोई भी जैसे जनरल इंग्लिश आपने लिया और वहां पर आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया, उसका इंग्लिश का लेवल जो रीजनल वाली है उसको थोड़ा सा ज्यादा होगा आपका, ठीक है। इन डेप्थ सवाल उससे पूछा जाएगा आपको, इसलिए सोच समझ करके आपने, वैसे तो खैर अब तो फॉर्म सारे फिल हो गए आपने, लेकिन आप उस प्रकार से ही तैयारी करके जाइए, आप उसको आपकी प्रिपरेशन रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन समझते हैं आप? तो पेज, नॉर्मली पेज के दो ही ओरिएंटेशन होते हैं, क्योंकि पेज एक रेक्टेंगुलर पेज होता है ना। तो रेक्टेंगुलर पेज के अंदर क्या होता है कि हम क्या करते हैं, ये आपकी जो है क्या होता है यहाँ पर, इसको हाइट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो होता है आपको, दैट इज नोन एज, ये विड्थ कहलाता है, ठीक है। तो नॉर्मली अगर पेज की बात करें, A4 साइज पेज कॉमनली यूज किया जाता है 8.5 इंटू 11 इंचेस। ये नॉर्मली A4 साइज का पेज का ओरिएंटेशन होता है, ये साइज होती है ना नॉर्मली। अब आपसे पूछा गया यहाँ पर के कौन सा ओरिएंटेशन होता है यहाँ पर, तो दो ही ओरिएंटेशन होता है, अगर सीधा खड़ा है और आड़ा लेटा है ना, तो ऐसे हम लोग बोलते हैं। तो एक सीधा है तो दैट इज नोन, इसको आप समझ जाइएगा, दैट इज नोन एज पोर्ट्रेट। क्या कहलाएगा इसको हम लोग बोलते हैं पोर्ट्रेट, PORTRET, पोर्ट्रेट कहते हैं। और ये अगर ऐसा आड़ा है ना, तो दैट इज नोन लैंडस्केप, LAND, लैंड, SCAP, लैंडस्केप, ठीक है। तो दोनों चीज, एक पोर्ट्रेट मतलब जैसे आप कोई इमेज को देखते हैं, किसी फोटोग्राफ को देखते हैं, है ना, कहते हैं ना पोर्ट्रेट बनाइए आपका, पोर्ट्रेट मतलब एक पोस्टर लगा हुआ, तो पोस्टर नॉर्मली ऐसा होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग पोर्ट्रेट कहते हैं। उसको लैंडस्केप,
लैंडस्केप यानी कि लेटा हुआ है तो आप इसका मान सकते हो। तो ये दो ही ओरिएंटेशन होते हैं नॉर्मली, ठीक है। सो लैंडस्केप ओके है, गटर नहीं होता, ये मार्जिन है, ये पोर्ट्रेट होता है ना। तो यहाँ पर तो ए और सी जो है इसका सही आंसर है, ठीक है। तो डी इस ऑप्शन को करेंगे आप, तो यहाँ पर ये, ठीक है, वेरी गुड। पोर्ट्रेट सीधा है ना, बिल्कुल। और अब आप नॉर्मली नॉर्मल लैंग्वेज में सीधा खड़ा या आड़ा कहते हैं ना, तो आप, लेकिन मैंने आपको देते पोर्ट्रेट, आप ना कोई इमेज को आप देखिए, जैसे या आपने कभी पेंटर को देखा हो ऐसे करते हुए, तो वो पोर्ट्रेट मोड में करता हुआ, ठीक है। एमएस ऑफिस प्रोवाइड्स हेल्प इन मेनी वेज। एमएस ऑफिस में आपको जब आप करते हैं यहाँ पर ये, क्योंकि देखिए हेल्प मिलता है, और हेल्प से मैं आपको बताऊंगा। तो व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, ये आपने शब्द सुना होगा, किसी ने सुना है? ये पिछली मैराथन के अंदर शायद मैं सवाल आपसे पूछ चुका हूं। तो व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, कई बार ये पूछते हैं कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि यूजर फ्रेंडली, ठीक है ना, जो आप देखते हैं वो आपको प्राप्त करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं यूएसईआर, है ना, यूएसईआर, यूजर फ्रेंडली एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को आप इंटरफेस भी कहते हैं, ठीक है, कंफ्यूज ना हो। एनवायरमेंट कह दूं या इंटरफेस कह दूं, एक ही बात है। यूजर फ्रेंडली यानी कि इतना इजी है, यूजर फ्रेंडली का मतलब इजी, इजी टू यूज। क्या कहते हैं इसको? इजी टू यूज, मतलब आपको जहां, जैसे आप नॉर्मली, आप में से कई लोगों ने काम किया होगा, कंप्यूटर बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, हम में से कई सारे लोग काम करते हैं। जब हम फाइल मेन्यू में जाते हैं, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल, टेबल, विंडोज, हेल्प, ये मेनू है पूरा। फिर फाइल के अंदर क्लिक करते हैं तो आता है न्यू, ओपन, क्लोज, सेव, सेव, ऐसे सारी चीजें मिलती है। तो अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब ये कि वो जो दैट इज यूजर फ्रेंडली। आपको लगा फाइल में जाके न्यू मतलब नई फाइल बनाना है, ओपन करना है, क्लोज करना है, फाइल को सेव करना है, फाइल को एग्जिट करना है ना, तो ये सारी चीजें उसके अंदर दे रखी है। अल्टीमेटली यूजर फ्रेंडली एनवायरमेंट होता है, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट मिलता है आपको। तो यहां पर ये बात की आपको हेल्प मिलती, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपको हेल्प मिलती, आप व्हाट्स दिस करके आपको हेल्प मिलती है, आप उससे काम कर सकते हैं। कई बार आपको ऑफिस असिस्टेंट मिलता है, उसके जरिए आप काम कर सकते हैं। कई बार आपको हेल्प मेनू मिलता है, उससे भी काम कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो डी है, यानी कि अगर आप एमएस ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आप व्हाट इज दिस या ऑफिस असिस्टेंट या हेल्प मेनू, आप तीनों से ही आप किसी टॉपिक पर हेल्प लेना चाहें तो ले सकते हैं। हालांकि हेल्प मेनू के अंदर आप जाएंगे, किसी भी ऑप्शन के आप क्लिक करेंगे, वहां कोई सवाल आपका है, आप लिखेंगे, उससे रिलेवेंसी आपको उसी सॉफ्टवेयर के अंदर आपको मिल जाएगी। वो एग्जाम्पल के जरिए आपको चीज बता देगा कि किसका क्या मतलब है, किसकी कौन सी शॉर्टकट की है, ये सारी चीज आपको हेल्प के जरिए आप देख सकते हैं, ठीक है। इधर ओके, चलिए नेक्स्ट, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विच की डिलीट्स द कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। देखिए अच्छा सवाल है, इस सवाल को मैं इसलिए पसंद करता हूं, देखिए यहां पर लिखा कर्सर। नॉर्मली आप जब काम कर रहे हैं तो यहां पर कर्सर आपको मिलता है, ऐसा कर्सर ऐसा ब्लिंक करता रहता है। ये कर्सर क्या करता है? आपको ब्लिंक, ठीक है। तो कर्सर ब्लिंक कर, आप कुछ लिख रहे हैं, कर्सर चल रहा है ना, तो कर्सर की दो साइड है, ये साइड क्या कहलाती है? राइट, ठीक है, और ये साइड क्या कहलाती है? आपके लेफ्ट, ठीक है। कर्सर चलता रहेगा, कर्सर जहां पर है आप लिखते रहेंगे, वो राइट साइड में मूव करता रहेगा कर्सर आपका, ठीक है। अब ये पोजीशन आपको, अब सवाल को समझना है और देन उसकी बात करना है। तो लिखा जहां पर कि कौन सी की क्या करेगी? डिलीट करेगी। द कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, यानी कर्सर के लेफ्ट साइड में अगर आपने कुछ लिखा है ना, यहाँ पर लिखा आपने APPLE और कर्सर यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है, और आपको लेफ्ट साइड यानी कि आपको ई डिलीट करना है, तो आप क्या करेंगे? आप एंड की से करेंगे या बैक स्पेस से करेंगे या होम से करेंगे, डिलीट से? बड़ा अच्छा सवाल है, और नॉर्मली क्योंकि अब बताए वैसे तो आप खैर टाइप करते हैं आप, इसलिए आपको अच्छे से पता होगा कि क्या मतलब इसका। जी बताइए सर। जी सर, आप मेरी बात समझ नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि मैं ये पूछ रही हूँ कि जनरल हिंदी में जितने टॉपिक हैं वही टॉपिक रीजनल लैंग्वेज में होंगे या पूरी हिंदी कवर करनी पड़ेगी? देखिए आप हिंदी वाले टीचर से बात करें इसके बारे में, ज़्यादा अच्छी बात है। मैं आपको इतना तो नहीं बता पाऊंगा, है ना, क्योंकि देखिए हिंदी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी जो चीज़ मैंने जो कॉन्सेप्ट है आपको बता दिया कि जनरल हिंदी और रीजनल हिंदी में देयर विल बी लिटिल बिट डिफरेंस, क्योंकि टॉपिक्स तो नॉर्मली वही रहेंगे, लेकिन आपका वहां गहराई से सवाल पूछा जाएगा थोड़ा सा, है ना, इन डेप्थ क्वेश्चन आएगा। और जनरल हिंदी में आपका सवाल जो है इजी, तो ये बात तो मैंने आपको बता दी, आपको वैसे ही पता चलेगी। और हिंदी की क्लास जब होती है आप हिंदी वाले सर से आप पूछ लीजिएगा, वो आपको ज्यादा बेहतर बता पाएंगे एज कंपेयर टू मी, है ना, ठीक है जी।
बताइए सर, प्लीज रिप्लाई। केबीएस से एनबीएस टीजीटी एसएसटी के लिए इंग्लिश एकदम जरूरी है क्या? देखिए, इंग्लिश आपको फर्स्ट सभी के लिए, आप ना चाहे केबीएस एनबीएस ईएमएस जो भी करें, क्योंकि एग्जाम पैटर्न डिफरेंट हो गया, एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया और एग्जाम पैटर्न में टीयर 1 आ गया आपका। तो टीयर 1 के लिए आपको जनरल पेपर बहुत अच्छे और बेहतर तरीके से पढ़ना होगा, तभी आप कर पाएंगे। जरूरी तो है, हर हाल में जरूरी है, क्योंकि वहां पर कंपल्सरी दे रखा है ना, वहां पर आपको इंग्लिश में तो चॉइस ही नहीं आपको, और सेकंड में आप सेकंड लैंग्वेज में आप हिंदी चूज कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। सो यहां पर इसको ई को मिटाना तो क्या करेंगे, तो दैट इज बैक स्पेस। क्या करेंगे आप, बैक स्पेस करेंगे तो वहां पर आपका जी, जिन्होंने बी लिखा वो सही है, ठीक है। नेक्स्ट सर, आप लाइब्रेरी साइंस पढ़ाते हैं, इसलिए हम आपसे मेंटर हैं, जानना चाहता हूं कि ईएमआरएस के सिलेबस में रीजनल में इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में से सेम होगा या अलग अलग? मैंने इस बात को बता दिया, जवाब आपको दे दिया है ना, दोनों में डिफरेंस होगा, है ना। और डिफरेंस ये होगा लैंग्वेज की बात, क्योंकि और लैंग्वेज की अगर आप आईसीटी के बारे में मुझसे पूछेंगे तो मैं बेहतर बता पाऊंगा आपको, है ना। और लैंग्वेज वाली क्लास जब होती है आपकी, तो वहां पर आप सवाल कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऑटो करेक्ट वॉज ओरिजिनली डिजाइन टू रिप्लेस। यानी देखिए, ऑटो करेक्ट जो है, आज आप ऑटो करेक्ट इजी है आपको समझाना, क्योंकि आप सभी लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं और मैसेज टाइप भी करते हैं यहाँ पे ना। एक जमाना था जब ऑटो करेक्ट समझाना पड़ता था कि ऑटो करेक्ट क्या है और किस लिए काम में लिया था। आज इजी है। तो ये तो आप अपने कॉमन सेंस से मुझे बताइए कि ऑटो करेक्ट वाज ओरिजिनली डिजाइन टू रिप्लेस, और ऑटो करेक्ट शुरुआत में या मूल रूप से जो है किस चीज के लिए बनाया गया था, है ना। शॉर्ट एंड रिपीटेटिव शब्दों को हटाने के लिए, या ग्रामेटिकली इनकरेक्ट को लिए, या मिस स्पेल के लिए, या नन ऑफ द अबव। इस ऑटो करेक्ट किसके लिए बनाया गया था, ये आपको बताना है जी। बड़ा अच्छा सवाल है जी। एक बार अगर किसी ने लाइक, क्योंकि आप में से आधे लोगों ने लाइक नहीं किया, इसको लाइक कर सकते हैं, सेशन को आप शेयर कीजिएगा और लोगों तक पहुंचेगा, बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। मैं ये एक बात इंपॉर्टेंट यहाँ पर ही कह रहा हूँ आपसे कि किसी ने आईसीटी की पढ़ाई करी या नहीं करी है, जो मैराथन क्लासेस के अंदर जो क्वेश्चन है आप वो जरूर देख कर जाइएगा। एग्जाम में आपको डेफिनेटली इन मैराथन क्लासेस में से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत सेलेक्टिव क्वेश्चंस को सेपरेट करके आपके लिए क्लासेस डिजाइन करी है। मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर सकता हूं, मैं अपने सब्जेक्ट की गारंटी ले सकता हूं, इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप इन क्लासेस को जरूर 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 देख के जाइएगा, ठीक है जी। तो देखिए, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट का मतलब नहीं, यहाँ सिर्फ ऑटो करेक्ट, सिर्फ क्या है, मिस स्पेल्ड। अगर कोई स्पेलिंग सही नहीं है तो ऑटो करेक्ट उसकी स्पेलिंग सही कर देगा। मतलब करेगा क्या, मैं आपको बता, देखिए एक्चुअली यहां पर एक डिक्शनरी होती है ना, कंप्यूटर के अंदर एक फाइल होती है दैट इज नॉट डिक्शनरी, ये आपके इनबिल्ट है सभी के अंदर। जैसे मान लीजिए आप एमएस वर्ड के अंदर काम करते हैं, एमएस वर्ड के अंदर एक इनबिल्ट डिक्शनरी है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड डिक्शनरी उसके अंदर फाइल है। अब जब भी आप कोई चीज लिखते हैं तो वो चेक करता है उस डिक्शनरी से, अगर उसको वो शब्द उस डिक्शनरी में नहीं मिलता तो उसको रेड अंडरलाइन कर देता है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं, जैसे मैं उदयपुर रहता हूं, मैं कई बार मैं उदयपुर लिखूंगा तो मुझे रेड अंडर, अगर मैं चाहता हूं तो उसका नियरर मैं क्लिक करूंगा तो वो उससे सजेशन देगा, मुझे बताएगा आपने उदयपुर लिखा, उदयपुर तो नहीं है सब डिक्शनरी में ना, ये इस आप शायद ये लिखना चाहते थे, आपको आपको सजेशन देगा। आप उस सजेशन में से कोई चीज आप क्लिक करके चेंज करना चाहेंगे तो हो जाएगी आपकी। दूसरी बात, मुझे पता नहीं मुझे उदयपुर लिखा है, या हमारे किसी का नाम है सुरेश, रमेश, कपिल, मैं कुछ लिखना चाहूंगा तो वो भी मुझे वहां पर लिखा हुआ दिखेगा, तो वो नाम तो सही है, डिक्शनरी में नहीं है। तो आप ऐसी चीज को डिक्शनरी में क्या कर सकते हैं, आप उसको ऐड कर सकते हैं, और ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट टाइम, उस डॉक्यूमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, नेक्स्ट टाइम वो शब्द जो है वो आपका डिक्शनरी में ऐड हो गया। अब आप उस कंप्यूटर में जब कभी भी वो शब्द लिखेंगे, वो आपका किसी भी सॉफ्टवेयर में भी काम करेंगे तो वो आपको डिक्शनरी से चेक करेगा, वो आपको एरर नहीं दिखाएगा, समझे आप, क्योंकि आपने उस शब्द को ऐड कर दिया। तो ऐड करने की फैसिलिटी आपके पास होती है डिक्शनरी में, आप ऐसा शब्द अगर कोई चाहे तो ऐड कर सकते हैं। तो जो मिस स्पेल्ड है, नियरर आपको वो दिखा देगा, बस ये काम करना है आपको, ठीक है ना जी। कॉमन फॉर्म फिल करना है, अलग अलग नहीं भरना है आपको, ठीक है।